नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका CTV हेल्प डेस्क में। मैं हूं आपके साथ अर्शी शेख। भागदौड़ भरी जिंदगी और बिगड़ा हुआ रूटीन लगभग हर बीमारी को बढ़ावा देते हैं। खासकर यदि हम बात करें महिलाओं की, तो महिलाएं अपनी समस्याओं पर ध्यान नहीं देती, जो धीरे धीरे चिंता का विषय बनती जा रही हैं। आज हम बात करने वाले हैं PCOD के बारे में। आज हम डॉक्टर अनन्या दीक्षित से उसके बारे में चर्चा करेंगे कि उसके क्या लक्षण हैं, क्या उपाय है और क्या उपचार है। डॉक्टर अनन्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है CTV हेल्प डेस्क में। डॉक्टर, अभी ऐसा देखा जा रहा है कि PCOD की समस्या जो है वो बहुत कॉमन हो गई है। ये कॉमन है लेकिन चिंता का विषय है। काफ़ी छोटी उम्र की लड़कियों को भी ये देखी जा रही है। तो एक तो कन्फ्यूजन ये है कि ये PCOD है या PCOS है, तो इसके बारे में कुछ विस्तार पूर्वक हमारे दर्शकों को बताइए। PCO यानी पॉलीसिस्टिक ओवरीज, PCOD उसका ओल्ड टर्म था, अब उसे PCOS कहते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, D का मतलब था डिसीज़, अब वो यूज़ नहीं किया जाता है टर्म। दूसरी बात, जैसा हमने कहा कि बचपन से छोटे बच्चों से देखना शुरू हो गया है, सो इसका एज ग्रुप होता है प्यूबर्टी से शुरू होना, और वो कभी भी शो अप कर सकता है रिप्रोडक्टिव एज में, जब तक है महिला। रिप्रोडक्टिव एज यानी कि जब महिला 15 से 45 इयर्स तक रहती है। लेकिन 45 इयर्स तक नहीं शो करता है, उसके पहले हमें समझ में आ जाता है। आपने जैसे कहा, बहुत सही बात बोली कि भागदौड़ बड़ी ज़िंदगी में हम महिलाएं अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाती। इसका रीज़न एक तो ये है कि वो अपने आप हुआ है, जेनेटिकली कुछ हो गया है चेंजेस, जिसके कारण ओवरीज की चेंजेस होने शुरू हो गए हैं। दूसरा इसका बड़ा कॉज ये भी है कि ओबेसिटी होना, लैक ऑफ एक्सरसाइज रहना, डाइट गलत रहना, उसके कारण होता है। इसलिए ये आजकल की ज़िंदगी में हमें ज़्यादा दिखता है, क्योंकि पहले हम एक्सरसाइज करना, मॉर्निंग में उठ के वॉक करने जाना, राइट खाना खाना, ये सब ज़्यादा बेहतर करते थे। अभी हम जंक फूड की तरफ जाना, एक्सरसाइज की तरफ कम ध्यान देना, हम सिर्फ काम करते हैं, हम सिर्फ पढ़ाई करते हैं, या फिर महिलाएं घर का काम करती हैं, अलग से टाइम नहीं निकालती। आज हम देख रहे हैं कि हर 5 में से 1 महिला को जो है PCOD या PCOS की शिकायत है। तो ये बता दीजिए हमारे दर्शकों को डॉक्टर, के इसके क्या बॉडी में ऐसे चेंजेस होते हैं जिससे हम पहचाने कि अब हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। पेशेंट को पीरियड्स रेगुलरली नहीं आएंगे, या फिर आ भी रहे हैं तो उसका ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। ओव्यूलेशन यानी कि अंडा छूटना। कम विमेन में ऐसा होता है कि पीरियड्स आने के बावजूद ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ, ये एक और चीज़ है। ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, ये कैसे पता चलेगा? बच्चा होने में प्रॉब्लम होना, तब पता चलता है कि अंडा नहीं फूट रहा है। अदरवाइज़ अगर आपके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो ये सबसे बड़ा साइन है आपका अंडा नहीं छूट रहा है इसका। तीसरा होता है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका वेट गेन ज़्यादा हो रहा है। मोस्टली एरियाज़ जो कवर होते हैं वो सेंट्रल एरियाज़ होते हैं बॉडी के। सेंट्रल यानी कि पेट का पार्ट, कमर का पार्ट, हिप्स का पार्ट, ये वाला पार्ट हमारे कंधे का, ये एरिया सेंट्रल टाइप की ओबेसिटी होती है इसमें। फिर होता है बॉडी हेयर का बढ़ना, ग्रोथ होना। तो नॉर्मली प्यूबर्टी में, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब चेंजेस होना शुरू होते हैं हमारे बॉडी में, तो प्यूबर्टी के दौरान हमारे जो रोए जैसे बाल होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा प्रोमिनेंट लगने लगते हैं। PCO में क्या होता है, वो बाल या तो और ज़्यादा थिक लगने लगेंगे, या तो जहाँ पे जिनके हाथ में मिनिमल ग्रोथ थी, PCO में वो ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसके अलावा मेल पैटर्न ऑफ हेयर आने शुरू होंगे, जैसे कि मोटे मोटे बाल यहाँ पे आने शुरू होना, यहाँ मुच्छी जैसे आना, यहाँ आने शुरू हो जाना, हाथों में भी जो बाल हैं उनका भी मोटे हो जाना। मेल पैटर्न हेयर लॉस यानी कि बालों का जो टूटना होता है वो ज़्यादा हो जाना। जैसे लड़कों का हेयर लॉस होता है, ये वाला लाइनिंग का बढ़ना और बीच वाला हेयर लॉस होना। लेकिन इसके पहले हम जानें कि क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स आपकी बॉडी में आते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि ये होता क्यों है, क्योंकि ये 80% महिलाओं में आपको मिल जाएगा आसपास, लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि उनकी बॉडी में एक्चुअली किस तरीके से ये हो रहा है। मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन हमें ये भी पूछा जाता है कि इससे कैंसर होगा क्या, इससे बच्चा होने में प्रॉब्लम होगी क्या, ये क्यों होता है।
तो इसका शुरुआत जैसे हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में इनफर्टिलिटी के पढ़ा था कि यहाँ से हार्मोन्स का रिलीज़ होता है और वो कैसे ओवरी में एक्ट करते हैं और फिर कैसे बाद में जाके मेंस्ट्रुएशन होता है। यहाँ से हार्मोन रिलीज़ होगा GnRH, वो एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलता है कि FSH-LH छोड़ो, वो जाके हमारे ओवरी में एक्ट करते हैं। वहाँ पे बहुत सारे अंडे होते हैं, उसमें से कोई एक अंडा होता है जो बड़ा होना शुरू होता है, वो छूटता है, वो हार्मोन्स छोड़ता है जिसके कारण ओवरी में यूट्रस में जाके उसकी लाइनिंग थिक होती है और फिर मेंस्ट्रुएशन होता है। सो PCO में क्या होता है, वो एक अंडा बड़ा हो, वो वाला जो स्टेज होती है ना, वो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। उसमें हार्मोन छूट रहा होता है और वो एक को नहीं बड़ा करता, बहुत सारे फॉलिकल को ट्रिगर करता है, लेकिन वो बहुत सारे फॉलिकल इमेच्योर स्टेट में रहते हैं। तो बहुत सारे फॉलिकल रहेंगे, पॉली यानी मैनी, लाइक बहुत सारे, सिस्टिक यानी सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर। तो हमारे जो ओवरी के फॉलिकल्स होते हैं वो सिस्ट जैसे दिखते हैं हमें। और सिंड्रोम यानी कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी में एक्सपीरियंस होती हैं। वो एक ही कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ शुगर को बिगाड़ेगा, हमारी शुगर बिगड़ती है, हमारा वेट बिगड़ता है, हमारे हेयर पैटर्न चेंज होता है, हमारा हेयर लॉस का चेंज होता है। सो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ये। सो इसमें क्या होता है कि वो एक फॉलिकल को नहीं बड़ा कर रहा है तो एक फॉलिकल छूट नहीं रहा है ना, वो बहुत सारे फॉलिकल को ट्रिगर करता है और फिर वो ट्रिगर उनका इनएडिक्वेट रहता है, तो उसमें बहुत सारे फॉलिकल्स बने रहते हैं और वो इमेच्योर स्टेट में रुक जाते हैं। तो जब एक फॉलिकल नहीं बड़ा हुआ, अंडा नहीं छूटा, तो अंडा स्पर्म से नहीं मिलेगा, बच्चे होने में प्रॉब्लम होगी। अब अंडा छूटा नहीं तो बात ये भी है कि आपकी ओवरी की जो लाइनिंग है वो अनइंटरप्टेड रहेगी, मतलब उसकी लाइन बड़ी तो हो रही है लेकिन वो पीरियड्स के लिए उसको ट्रिगर नहीं मिल रहा है। इसलिए इन पेशेंट्स के कैंसर के थोड़े ज़्यादा चांसेस इसीलिए होते हैं क्योंकि जो यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो सिर्फ मोटी होते जाती है लेकिन उसका पीरियड्स नहीं आता है। इसलिए हम इन पेशेंट्स को बार हर महीने पीरियड्स आए उसके लिए दवाई देते हैं। पेशेंट्स हमसे आके बोलते हैं कि दवाई देने पे पीरियड्स क्यों आ रहे हैं, बिकॉज इट इज़ बिकॉज ऑफ द सिंड्रोम जो आपको हो रहा है। हम आपका लाइन मोटी ना हो, आपको आगे जाके कैंसर के चांसेस ना हो, इसलिए हर महीने दवाई दे के ही सही लेकिन हम आपको ब्लीडिंग करा देते हैं। फिर इसका एसोसिएशन आगे जाके हमारा डायबिटीज़ से भी हो सकता है। डायबिटीज़ से कैसे हो सकता है, हमारा जो हार्मोन्स होते हैं, हमारे ओवरी में थीका सेल्स होते हैं, उसमें जाके स्टिमुलस मिलता है जिसके कारण मेल पैटर्न के हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एंड्रोजन्स हमारे हेयर लॉस कराना, मोटे हेयर करना, ये सब करते हैं। वैसे ही हमारा एक और चीज़ होती है, वो होता है हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस। मतलब इंसुलिन है तो सही लेकिन वो हमारी बॉडी यूज़ नहीं कर पा रही है, सो इंसुलिन बढ़ते जाता है और जो हमारा ग्लूकोज का लेवल है वो भी बढ़ते जाता है। क्योंकि इंसुलिन ने उसे यूज़ नहीं किया ना बॉडी में जो भी शुगर थी, इसके कारण हमारा इंसुलिन काफ़ी बढ़ा हुआ रहेगा लेकिन शुगर यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है वो, इसलिए शुगर भी बहुत बढ़ी हुई रहेगी। तो इंसुलिन और ग्लूकोज का रेशियो बढ़ जाता है। अब अगर आपकी शुगर बढ़ती चलती जाती है तो आप मुझे बताओ उसे क्या कहते हैं, डायबिटीज़। तो या तो आपको यंग एज में ही हो जाएगा डायबिटीज़ अगर लॉन्ग टर्म तक आप अनकंट्रोल रखते हो अपनी शुगर, तो कोई मेडिकेशन नहीं ले रहे हो, कोई असेसमेंट नहीं करा रहे हो, या तो फिर आगे जाके आपको प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ होना, या फिर आपका प्रेगनेंसी के बाद यानी कि जो आपको डायबिटीज़ 50-60 इयर्स में शायद होने वाला था या फिर नहीं होने वाला था, वो आपको उससे पहले वाली उम्र में पता चलने लगता है। सो इसीलिए इसको जानना, इसको समझना, इसके इन्वेस्टिगेशंस करना इतना ज़रूरी है क्योंकि इसकी प्रॉब्लम सिर्फ आपको उस समय तक नहीं आगे जाके भी होती है। डॉक्टर, हम देखते हैं कि PCOD को, PCOS जो भी है उसको लोग बहुत लाइटली लेते हैं, उसके ट्रीटमेंट लेना इतना ज़रूरी नहीं समझते, तो आपका क्या कहना है? इसको लाइटली क्यों लेते हैं? पहली बात, लाइटली इसलिए लेते हैं क्योंकि ऐसे कोई मेजर आपको डेबिलिएटिंग इलनेस ये नहीं कर रही होती है ना, मतलब ऐसा नहीं है ना कि आप चल फिर नहीं पा रहे हो, आपकी लाइफ रुक जा रही है। आप ट्रीटमेंट के लिए तब भागते हो जब आपको पता चलता है कि PCO के कारण आपको बच्चा नहीं हो पा रहा है और आप तब ट्रीटमेंट लेते हो। अदरवाइज ये क्या ही करती है ना, थोड़ा सा मोटा कर देती है, हेयर लॉस बढ़ा देती है और फिर ये हेयर पैटर्न इंक्रीज़ कर देती है। तो हेयर लॉस बढ़ा देती है, उसके लिए हमारे समाज में आप देखना बहुत कम परसेंटेज ऑफ विमेन होती हैं जो एक्चुअली ट्रीटमेंट लेती हैं जाके हेयर लॉस का। बाकी मोस्ट ऑफ देम जो होती हैं वो सिर्फ उसी कन्फ्यूजन में रहती हैं कि हेयर लॉस हो रहा है, बिकॉज हम नॉर्मल समझते हैं हेयर लॉस होना, कि हेयर लॉस तो होता ही है, ऐसा नहीं होता है।
आपके हेयर लॉस कुछ परसेंटेज तक पर डे होता है जो नॉर्मल होता है। और पीसीओ का हेयर लॉस जल्दी समझ में भी नहीं आता है कि आपका बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो गया। 25% जब आपके हेयर लॉस होता है तब आपको समझ में आता है कि अब सिग्निफिकेंट हेयर लॉस हुआ है, पहले मेरे इतने बाल कम नहीं थे, इसलिए वो इग्नोर होता है एक सिम्टम। दूसरा एलोपेशिया का भी प्रॉब्लम हो सकता है। एलोपेशिया इज हेयर लॉस, उसका साइंटिफिक टर्म है वो। सो दूसरी चीज़ है मोटे होना। उसमें भी हम कहाँ इतना उसको इशू बनाते हैं कि मोटे हो रहे हैं, हम छोड़ देते हैं, वी डोंट वर्क फॉर इट। खान-पान पे जो है हाँ नहीं करते, हमारी उस वैसी सोसाइटी नहीं है कि हम ध्यान दें। थोड़े बहुत मोटे होने पे कोई ध्यान नहीं देता। ज़्यादा मोटे होए तो लोग थोड़ा एक्सरसाइज करना, डाइट की चेंजेस करना शुरू करते हैं, बट स्टिल वो जल्दी डॉक्टर तक नहीं पहुंचते कि मैं मोटी क्यों हो रही हूँ ये जाने। पीरियड्स नहीं आ रहे उसमें ज़रूर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो एक अलार्मिंग साइन रहता है उनके लिए कि पीरियड्स क्यों नहीं आए, अभी तक आना शुरू क्यों नहीं हुए बच्ची को, या फिर आए हैं तो रेगुलरली क्यों नहीं आ रहे हैं, ऐसा। सो ये इन चीज़ों वो कब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, जब वो एक्सेस हो जाता है या फिर कुछ उनके रिप्रोडक्शन से प्रॉब्लम आती है तब। सो मेरा आपसे ये कहना है कि आप उतने समय तक ना रुकिए। अगर आपको कुछ अर्ली साइंस दिख रहे हैं अपने बॉडी में तो आप तुरंत पहुंच जाइए। एक बहुत ही अनडिस्कस्ड चीज़ होती है पीसीओ से रिलेटेड, वो होता है डिप्रेशन। पीसीओ के पेशेंट्स आपको डिप्रेशन में जाते हुए दिखते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में चेंजेस ऐसे हो रहे होते हैं, मेंस्ट्रुएशन वगैरह नहीं हो रही होती है, तो थोड़ा सोशल स्टिग्मा भी उनको होता है इसके कारण, और वो डिप्रेशन में जाना शुरू कर देते हैं। सो ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है ना कि आपको उसके बारे में ही सोचना है, ये बहुत सारे सिंड्रोम कॉम्प्लेक्स को लेके अपने साथ चलती है। इसलिए इसको जल्दी डिटेक्ट करिए, जल्दी ट्रीटमेंट पे शुरू होइए और अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखिए। इसके जब आप डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं या फिर पता करने के लिए आते हैं क्या हो रहा है, तो हमारे अक्सर पेशेंट्स छूट जाते हैं। क्योंकि एक तो सबसे पहले इसलिए छूटते हैं कि इसके इन्वेस्टिगेशंस बहुत महंगे हैं। हॉर्मोन्स हम करते हैं इसमें टेस्ट, हॉर्मोन्स के इन्वेस्टिगेशंस आपको थोड़े महंगे लग सकते हैं क्योंकि वो रेगुलर इन्वेस्टिगेशंस नहीं है। दूसरा होता है कि हम इसमें सोनोग्राफी करते हैं आपकी, आप जितने बार आओगे हम उतने बार आपको सोनोग्राफी करेंगे। जैसे अगर आप 2 महीने बाद मेरे पास आ रहे हो तो आपकी 2 महीने पहले की सोनोग्राफी नहीं होगी। मैंने जो आपको ट्रीटमेंट दिया है उसमें मैं फिर से चेक करूँगी कि आपकी बॉडी ने कैसे रिएक्ट किया है, कि आपके सिस्ट कम हुए हैं, कि आपके वॉल्यूम ओवरी की कम हुई है, क्या आपकी बॉडी में चेंजेस, वेट लॉस वगैरह जो है वो बेहतर हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों को मैं मॉनिटर कर रही होती हूँ। इसलिए भी पेशेंट छूट जाते हैं, उनको लगता है कि अरे वो तो लास्ट मंथ ही हुई थी, 2 महीने में फिर से सोनोग्राफी हो गई। तो ये रीज़न है मेरी सोनोग्राफी का। नेक्स्ट होता है कि वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होते इस चीज़ से कि पीरियड्स बाहर की दवाई देने से आ रहे हैं। उन्हें लगता है पीरियड्स ट्रीटमेंट शुरू हो गया तो अब पीरियड्स को नेचुरली आना शुरू हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। काफ़ी सारे लोगों को नेचुरली उसके बाद आना शुरू हो जाता है, दवाई देने के बाद बॉडी अडेप्ट कर लेती है उस चीज़ को। और आपका वेट लॉस वगैरह अगर साथ में चल रहा होता है तो काफ़ी इजी होता है बॉडी को नई चीज़ों से अडेप्ट करना। लेकिन अगर आपका वेट लॉस नहीं है सिग्निफिकेंट, या फिर आपका वेट लॉस तो है लेकिन फिर भी आपकी बॉडी नहीं रेगुलरली पीरियड्स अपने ला पा रही है, तो ऐसे में हम हर महीने आपको विड्रॉल देते हैं। महीना 1.5 महीना हो जाता है, उसके बाद विड्रॉल देने का मतलब है हम दवाई देते हैं और फिर ब्लीड करवाते हैं। सो मैं ये ब्लीड इसीलिए करा रही हूँ क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया यूट्रस की जो वॉल थी वो मोटी मोटी होते जाती है और फिर वो शेड होती है तो ब्लीडिंग होती है। सो वो अगर मोटी मोटी होते जाएगी तो आगे जाके वो कैंसर के लिए सिग्नल करेगी। मैं वो नहीं चाहती हूँ कि आगे जाके कैंसर हो, इसलिए अपना ट्रीटमेंट बीच में मत छोड़ दो। आपको अगर ऐसा हो रहा है कि आप 6 महीने से ब्लीड नहीं किए और आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आप अपनी लाइफ में कोई आपके चेंजेस नहीं आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि इट्स बेटर कि मैं ब्लीड नहीं कर रही हूँ, मैं अपने बाकी सारे काम बेहतर कर पा रही हूँ, घूम फिर पा रही हूँ वगैरह, बट आपको आगे जाके वो काफ़ी हार्मफुल बन सकता है। इसलिए आप भले ही डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेके अपना ब्लीड करवाइए, लेकिन आप दिखाइए ज़रूर। तो डॉक्टर अनन्या ने हमें बताया कि किस तरह से हमें लाइफ में जो है वो एक्टिव रहना चाहिए और हमेशा रोज़ व्यायाम करना चाहिए, और किस तरह से हमें ये इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर आपके बॉडी में कुछ भी थोड़ी सी भी समस्या है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। किसी भी यूट्यूब चैनल पर, किसी भी वेबसाइट पर देखकर अपना डॉक्टर खुद मत बनिए।
डॉक्टर, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अब इसको डायग्नोस कैसे करें अगर ये समस्या है तो? हमारे डायग्नोसिस के 3-4 पहलू होते हैं। सबसे पहला होता है कि पेशेंट की बॉडी के चेंजेस, जैसे मैंने आपको बताया। दूसरा होता है कि पीरियड्स नहीं आना। तीसरा होता है कि उसको हेयर मेल जैसे तो आने नहीं शुरू हुए हैं हर जगह, लेकिन उसके जो मैंने ब्लड टेस्ट किया उसमें मुझे इंक्रीज़ लग रहा है वो हार्मोन जो कि मेल्स में होता है। सो हमारी बॉडी में मेल फीमेल जो हम हार्मोन जैसे हम बोलते हैं ना, ये हार्मोन्स मेल के वो हार्मोन्स फीमेल के, वो दोनों की बॉडी में है, लेकिन उसका परसेंटेज वेरी करता है। तब हम उसे बोलते हैं कि जो मेल हार्मोन है वो बढ़ गया है, क्योंकि उसकी फीमेल रेंज जो थी वो कम थी, अब वो मेल रेंज में आ गया है। सो अगर आपकी बॉडी में नहीं है हेयर पैटर्न्स मेल टाइप के, लेकिन अगर आपके ब्लड टेस्ट में आता है कि वो हार्मोन बढ़ा हुआ है तो मैं समझूंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके क्लिनिकल के अलावा अगर तो वो होता है हमारे सोनोग्राफी में हमें अपीयरेंस दिख गया है, पर्ल स्ट्रिंग अपीयरेंस, पेरिफेरली अरेंज्ड फॉलिकल्स, मतलब कि ऐसा जैसे मोतियों की माला होती है वैसा ओवरी में से अरेंजमेंट होता है पूरा फॉलिकल्स का। किस चीज़ का होता है वो सिस्ट होते हैं। सिस्ट यानी कि वो जो हमारा हर महीने जो फॉलिकल तैयार होता है, वो फॉलिकल एक बड़ा होता है, बाकी सब डोरमेंट हो जाते हैं, वो नेक्स्ट महीने एक एक करके सब बड़े होते हैं। यहाँ पे एक बड़ा ही नहीं होता है, इमेच्योर रह जाते हैं तो छोटी स्टेज में रहते हैं, तो छोटी स्टेज में रहते हैं तो कहीं तो अक्यूमुलेट होना शुरू होंगे ना, तो वो कोने में जाके ऐसे अपना अरेंजमेंट बनाते हैं, इसलिए वो ऐसा दिखता है जैसे कि मोतियों की एक माला बनी हुई है, तो उसे पर्ल स्ट्रिंग अपीयरेंस कहते हैं। और इसीलिए उसे पॉलीसिस्टिक ओवरीज कहते हैं, क्योंकि ओवरीज में बहुत सारे सिस्ट का अरेंजमेंट हो गया। और सिंड्रोम, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि इतनी सारी चीज़ें उसमें दिखती हैं क्लिनिकल फीचर्स, इसलिए इसमें हार्मोन्स जो आपने बोला डायग्नोसिस में, हमें हार्मोन्स क्या क्या होते हैं, DHEA डाईहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेनिडियोन, सेकेंड होता है एंड्रोजन, थर्ड होता है हमारा LH और FSH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनका रेशियो। उसके बाद होता है हमारा ब्लड शुगर लेवल। काफ़ी पेशेंट्स बोलते हैं मैं तो डायबिटिक नहीं हूँ, ब्लड शुगर क्यों कराया? आपने नहीं तब तक डायग्नोस किया था इसलिए आपको पता था आप या फिर आपने पहले कभी टेस्ट कराया था इसलिए आपको पता था आप डायबिटिक नहीं है। लेकिन इसमें हार्मोन्स के कारण, जैसा मैंने बताया, इंसुलिन और ग्लूकोज का जो रेशियो होता है काफ़ी बढ़ा हुआ रहता है, तो इंसुलिन का और ब्लड शुगर का मैं टेस्ट कराती हूँ इसमें, और मैं उसे मॉनिटरिंग पे भी रखती हूँ। और इसके अलावा अगर कुछ है तो वो है लिपिड प्रोफाइल, हमारे बॉडी का कोलेस्ट्रॉल कैसा चल रहा है, हमारे बॉडी में फास्टिंग कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, ये सब जो होते हैं लिपिड प्रोफाइल में वो सारे आते हैं, वो मैं कराती हूँ। ये इतने मैं कराती हूँ। तो हमें डॉक्टर के ज़रिए भी मालूम पड़ा कि किस तरीके से बॉडी में चेंजेस होते हैं, क्या क्या टेस्ट होते हैं, ये सब के बारे में हमने चर्चा की। डॉक्टर, और एक जानना चाहूँगी आपसे कि आखिर अगर कोई हमारे ओवरी में एक, जैसे आपने बताया कि बहुत सारे सिस्ट होते हैं, तो अगर एक सिस्ट भी है तो क्या वो PCOD कहलाएगा? नहीं ना, अगर एक सिस्ट है तो मैं उसे कैसे टाइप का सिस्ट है उस हिसाब से बोलूँगी, पर हमारा सब कुछ सोनोग्राफी पे नहीं डिपेंड करता है। अगर बॉडी दिखा कुछ और रही है, हमारे ब्लड टेस्ट कुछ और दिखा रहे हैं, लेकिन सोनोग्राफी में सिर्फ एक ही सिस्ट है, तो भी मैं उसको PCO बोल सकती हूँ, क्योंकि उसके बाकी सारे फीचर्स जो क्लिनिकल होता है वो सबसे ऊपर होता है। अगर क्लिनिकल फीचर्स PCO की तरफ जा रहे हैं तो वो PCO रहेगा। और एक आपसे जानना चाहूँगी एक बात कि ये क्या जानलेवा बीमारी के में आती है या फिर लाइफ लॉन्ग रहती है हमेशा? लाइफ लॉन्ग हाँ ये रहती है, क्योंकि इसे रेगुलरली आपको अपना वेट चेक रखना पड़ता है, अंडर चेक रखना होता है वेट, अपनी डाइट वगैरह। सो अगर आज आपकी पीरियड्स नॉर्मल आना हर महीने शुरू हो गए हैं तो भी आपको मॉनिटरिंग पे रखना होगा अपने आप को, और हमेशा अपनी लाइफ में एक्सरसाइज तो इंक्लूडेड रखनी ही है। हाँ, उसके बारे में बता दीजिए, लाइफस्टाइल किस तरीके की हो? जैसा मैंने कहा कि इंसुलिन का रेजिस्टेंस होता है, शुगर बढ़ता है, तो एक तो एनीवेज हमारी लाइफ में एक्सरसाइज तो एवरीडे होनी ही चाहिए, भले ही आप मोटे हो, पतले हो, आपको कोई बीमारी है, नहीं बीमारी है, अर्ली मॉर्निंग में उठ के भागना चाहिए ही। भाग नहीं सकते हैं आप, वॉक पे जाइए, वॉक नहीं कर सकते हैं आप, उठ के योगा करिए, व्यायाम करिए, जो भी आपको प्रेफर होता है, लेकिन आप एक्सरसाइज करिए। PCO में एडिशनल ऐड होता है एक्सरसाइज में, वो ये होता है कि आप खाना खाने के बाद हाफ एन आवर वॉक करिए। उसका काम ऐसा होता है कि जब आप वॉक करते हो तो खाने के बाद आपका इंसुलिन सिक्रीट होता है,
तो जब वॉक करते हो आप तो उस इंसुलिन को सिक्रीशन को आप सेंसिटिव और करते हो, तो वो इंसुलिन यूज़ में आए, ठीक। और एनीवेज एक्सरसाइज करने से आपका थोड़ा सा फैट बर्न होता है, तो आपका इंसुलिन की सेंसिटिविटी और बढ़ती है, तो वो इंसुलिन यूज़ में आता है, आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल में आती है, इस तरीके से। इसलिए खाने के बाद मॉर्निंग इवनिंग जब भी आप अपना लंच डिनर करते हैं उसके बाद आप वॉक करके आइए। एक्सरसाइज मैंने बताई। डाइट का कैसे करना है, डाइट का ये होता है कि लो कार्बोहाइड्रेट, गुड फैट, हाई प्रोटीन डाइट। जंक पूरी तरीके से अवॉइड करिए, वो सिर्फ टेस्ट के लिए होते हैं, तो आप टेस्ट अपने पौष्टिक आहार के थ्रू भी बढ़ा सकते हैं अपना। जो भी गुड फैट मतलब होता है कि हमारे फूड कंटेंट्स में गुड फैट, बैड फैट ऐसा टाइप का होता है। सो जो उसमें गुड फैट होता है दैट इज़ गुड फॉर यू, लाइक द नेम। कार्बोहाइड्रेट में लो कार्बोहाइड्रेट यानी कि आप आलू, चावल, ये सब चीज़ें कम खाइए, खाइए लेकिन कम खाइए। आप जब अपना वेट रिडक्शन के लिए जाते हैं सो ब्लाइंडली अकेले मत करिए ये सब कुछ, क्योंकि आपके हिसाब से शायद होगा कि मैं खाना नहीं खाऊं एक दिन तो मेरा वेट रिड्यूस तो होएगा ही, ये चर्बी जो है वो तो कहीं तो यूटिलाइज होगी, कहीं तो घटना शुरू होगी। लेकिन इस तरीके से नहीं होता है, क्योंकि जब आप लंबे समय तक स्टार्विंग यानी कि उपास करते हो तो आपकी बॉडी ना एक स्ट्रेस में जाना शुरू होती है, कीटोसिस नाम की एक कंडीशन होती है, उसमें जाना शुरू हो जाती है और उससे आप फेंट हो सकते हो, आपको भर्ती करना पड़ सकता है, आप कमज़ोर उस समय और आगे जाके लंबे समय तक भी रह सकते हो अगर आप ऐसे उपवास रहते रहोगे। आपके ब्रेन में इफ़ेक्ट पड़ सकता है और आपको आगे जाके आईसीयू केयर लग सकती है कीटोसिस के कारण। इसलिए जब आप डाइट मैनेज करना है, एक्सरसाइज करना है, तो हमारे पास हर शहर में न्यूट्रिशनिस्ट अवेलेबल होता है। न्यूट्रिशनिस्ट की हेल्प लीजिए, वो आपको एक पूरा डाइट चार्ट बना के देंगे कि कौन सी डाइट है जो आपके बॉडी टाइप के लिए पीसीओ के साथ सूटेबल है और आप वो फॉलो करिए। और उस न्यूट्रिशनिस्ट के साथ हमेशा कांटेक्ट में रहिए कि एक हफ्ते में मैंने ये डाइट फॉलो की, मैंने ये एक्सरसाइज की, दीज आर माई मेडिकेशंस और मेरा इतना वेट लॉस हुआ, इतने ग्राम्स, इतने किलोग्राम, जैसा भी हो रहा हो। तो उससे आप ना स्ट्रेस में नहीं जाओगे, ना मेंटली और ना ही आपकी बॉडी स्ट्रेस में जाएगी। और आप एक प्लान्ड वे में जब आगे बढ़ते हो तो आपका सक्सेस मिलने के चांसेस बेहतर होते हैं। वरना अगर आप खुद से ही कर रहे हो, अनमॉनिटर्ड हो, आपके पास कोई प्लान नहीं है, तो अनप्लान्ड चीज़ में आपको ही नहीं बताना वेयर आर यू गोइंग। दूसरा, जब आप एक्सरसाइज भी करते हैं तो आपकी एक्सरसाइज भी आप मॉनिटर्ड रखिए। हमारे पास जिम ट्रेनर्स हैं, हमारे पास फिज़िकल ट्रेनिंग एक्सपर्ट्स होते हैं, उनकी हेल्प लीजिए। वो आपको बताएंगे कि कैसे अपनी एक्सरसाइज को मिनट्स के हिसाब से मॉनिटर करना है, आपकी हेल्थ कंडीशंस के हिसाब से वो आपको बताएंगे कि कैसी टाइप ऑफ एक्सरसाइज आपको बेहतर है। आपकी अगर कोई और आपको इसके अलावा डिसीज़ है, एज़मा या फिर और कोई भी डिसीज़ या नहीं भी है डिसीज़ अभी तक डायग्नोज नहीं है, वो आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से भी आपको बताएंगे कि आपको कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए ठीक होती है। अगर आपके शहर में कोई जिम ट्रेनर, फिज़िकल ट्रेनिंग एक्सपर्ट नहीं है, न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है, तो ऑनलाइन भी हर जगह से असेस कर सकते हो, इन सारे लोगों तक पहुंच सकते हो और अपना चार्ट बना सकते हो। आपकी पेमेंट ऑनलाइन हो सकती है, आपका उनसे बात करना, उनसे कांटेक्ट में रहना ऑनलाइन होता है। सो बाय एनी चांस अपने अपॉर्चुनिटीज़ मत छोड़िए। अगर रेडीली अवेलेबल नहीं है अपॉर्चुनिटीज़ तो थोड़ा सा आगे बढ़ के आपको उसे लेना अवेल करना होगा, तो आप ऑनलाइन के थ्रू करिए। आपका क्वेश्चन था कि लॉन्ग टर्म तक चलेगा क्या। लॉन्ग टर्म तक चलेगा क्या, तो आपके होता है उसमें कैंसर, एंडोमेट्रियम यानी कि यूट्रस की लाइनिंग का कैंसर, डिप्रेशन, जैसे मैंने आपको बताया वाले पेशेंट्स अक्सर डिप्रेशन में इनके जाने के चांसेस होते हैं। इनका होता है डायबिटीज़, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया कि डायबिटीज़ कैसे होता है पीसीओ वाले पेशेंट्स में। और उसके अलावा होता है इनफर्टिलिटी, वो भी मैंने आपको बताया कि अंडा कैसे नहीं छूटता है, पीरियड्स कैसे नहीं होते हैं, और इसके लिए इन पे इनफर्टिलिटी के आगे ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये सिर्फ आपके अभी के लिए नहीं, ये आपकी पूरी ज़िंदगी भर के लिए आपके साथ रहने वाली है कंडीशन। तो डॉक्टर अनन्या ने हमें बताया कि किस तरह से आप हेल्दी लाइफस्टाइल जीकर इन बीमारियों को मात दे सकते हैं, कम कर सकते हैं या
हम इनसे लड़ सकते हैं। डॉक्टर अनन्या, और एक सवाल पूछना चाहूँगी आपसे, क्या कम उम्र की लड़कियाँ भी इस पिल्स को ले सकती हैं? पिल्स यंग फीमेल्स यानी कि कितनी है, अगर 16 से कम है तो मैं उन्हें नहीं दूंगी पिल्स। 16-18 से कम है तो उसका रीज़न ये है कि जो पिल्स हैं वो हमारे बोन ग्रोथ से थोड़ा सा इंटरफेरेंस करती हैं। सो बोन ग्रोथ उनकी रुक सकती है। बोन ग्रोथ रुक सकती है मतलब कि जो हाइट उनकी 5-6 होनी थी वो सिर्फ वो 5 पे रुक गई या फिर उससे भी कम में रुक गई। सो जो आपकी बॉडी की नेचुरल हाइट अटेन होनी थी वो हाइट अभी छोटे में रह गई। सो मुझे उसका बोन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं रोकना है, इसलिए मैं उसे तब नहीं दूंगी पिल्स। और दूसरी एज होती है 35 से ज़्यादा, तब मैं उसे पिल्स उन्हें नहीं देना पसंद करूँगी, क्योंकि तब आपकी पिल्स का इंटरफेरेंस होता है हार्ट से। अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी वेट रहे हैं तो भी मैं आपको पिल्स नहीं दूंगी, क्योंकि तब आपका ब्लड क्लॉट होना, आपकी हार्ट को लेके जो भी इश्यूज़ होते हैं, पिल्स उनसे इंटरफेरेंस करती है या फिर वो इश्यूज़ को शुरुआत कर देती है आपकी बॉडी में जो नहीं थे अभी तक। ये कुछ हाई रिस्क होते हैं, या अगर कोई नोन केस उनको है जिसके जो मुझे लगता है कि पिल्स के साथ मैच नहीं हो रहा है, तो मैं उनको पिल्स नहीं दूंगी। इसलिए जब भी आप पिल्स के ट्रीटमेंट में रहते हैं, आपको इसलिए डॉक्टर के साथ अपना कांटेक्ट रखना ज़रूरी है, जिससे अगर कोई भी चीज़ बिगड़ती है, ऐसा नहीं है कि अगर डॉक्टर दे रहा है तो बिगड़ेगी नहीं। काफ़ी हद तक तो हम माइनस कर देते हैं जो हमें लगता है कि हो सकता है वगैरह, हम लीस्ट एक्सपोजर चाहते हैं रिस्क का, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है और कुछों को नहीं होती है। सो अगर आप मॉनिटरिंग में रहेंगे, रेगुलरली अपने डॉक्टर के कांटेक्ट में रहेंगे, तो अगर आगे जाके प्रॉब्लम होगी भी तो आपके डॉक्टर तुरंत पकड़ पाएंगे, उसे मैनेज कर पाएंगे। इसलिए आपको अपना ट्रीटमेंट हमेशा रखना होता है। अगर वो खींच भी रहा है तो भी आप डॉक्टर के साथ रखिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म इलनेस है। इसलिए इस दौरान जो आप पिल्स खरीद रहे होते हैं मार्केट से, आप खुद से मत खरीदिए। उस पिल्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं, आपने जो पिछले मंथ ली थी या फिर अगर आपके फ्रेंड जो ले रहे हैं, हो सकता है हमें अभी आपका कॉम्बिनेशन चेंज करने की ज़रूरत पड़े फॉर बेहतर आउटकम के लिए, या फिर आपकी बॉडी टाइप को ये वाली पिल्स सूट होती हैं और उनकी बॉडी टाइप को कोई और सूट होती हैं। इसलिए पिल्स की कॉम्बिनेशन, उसका डोज, उसका जो कितना मिलीग्राम उसमें होता है, मतलब डोजेज कितना उसमें होता है, वो सब चेंज होता है पिल टू पिल। हम उस हिसाब से आपको बताते हैं। कुछ सेम कंटेंट कुछ ब्रांड्स की पिल्स में आपको सूट करता है, कुछ दूसरे ब्रांड की अगर मैं आपको सेम पिल दूंगी तो आपको वो सूट नहीं करेगी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम कंसिडर करते हैं। इसलिए जब पिल्स की बात आती है, कोई भी मेडिकेशन की एक्चुअली बात आती है, तो आप खुद से, जैसे आपने कहा, सेल्फ ट्रीट नहीं करना चाहिए। सेल्फ ट्रीट ना करें, किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर की मॉनिटरिंग में आप ये सब करिए। अच्छा, इस पेशेंट को अगर वेट लॉस करना है तो क्या उसकी दवाई भी डॉक्टर लोग देते हैं? ये बहुत ही आसान हो जाएगा ना अगर वेट लॉस की दवाई आ जाएगी तो। वेट लॉस की दवाइयाँ हैं कुछ हमारे ड्रग्स में प्रेजेंट, लेकिन ये जो ड्रग्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है उसे लेना। अगर आप उन्हें लेते हैं तो आपको बाकी सारे हेल्थ कंडीशंस हो सकती हैं काफ़ी जल्दी। ये दवाइयाँ प्रिजर्व होती हैं एकदम, जो ऐसे केसेस होते हैं ना जिसमें दवाइयों के अलावा कुछ नहीं होगा जीवन में, उन लोगों के लिए, एकदम एक्सट्रीम वाले पेशेंट्स के लिए। लेकिन अगर मैं आपको सच बोलूँ तो आज के मेडिकल प्रैक्टिस में कोई भी दवाई देके वेट लॉस करवाना नहीं चाहता है। हम उन्हें बेहतर ऑप्शन सजेस्ट करते हैं, लाइपोसेक्शन, बेरियाट्रिक सर्जरी, सर्जिकल मेथड्स हम उन्हें सजेस्ट करते हैं इफ़ दे आर सूटेबल। इसलिए आपका जो वेट लॉस है वो दवाइयों से नहीं होगा। आप आज के ज़माने में जितना भी अपडेटेड हो गई है मेडिसिन, उसमें दवाई देके आपको कोई वेट लॉस नहीं आपको रिकमेंड करेगा, और ना ही आपको उस बारे में सोचना चाहिए। आप अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आगे बढ़िए, और आपको कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ आपको कुछ एडेड वो देंगे ब्लड शुगर वगैरह के लिए, जिसके कारण आपका वेट इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन लॉस मतलब वेट घटाने के लिए मैं कुछ आपको दूं ऐसा नहीं है। इसी के साथ उम्मीद है आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा पीसीओडी के बारे में। डॉक्टर अनन्या ने हमें बहुत अच्छी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। अगर इसके संबंधित आपके कोई भी सवाल हो तो हमें इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, मैसेज द्वारा पूछ सकते हैं। दर्शकों, इसी तरह हमें सहयोग करते रहिए। हमें बहुत अच्छे मैसेज आ रहे हैं कि
आपको काफ़ी हेल्प मिल रही है इस हेल्प डेस्क प्रोग्राम से, और हमारे जितने भी जो भी सुझाव हमारे डॉक्टर आपको दे रहे हैं वो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हेल्प डेस्क में इतना ही। डॉक्टर अनन्या, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो दर्शकों, मिलते हैं अगले हफ्ते किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।